बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग AMU BSc से रिलेटेड 2027 की प्रिपरेशन एज यू नो स्टार्ट हो चुकी है। 8 लेक्चर्स वन शॉट भी अपलोड हो चुके हैं एंड उसके बाद इन्हीं चैप्टर्स का 1 बाय 1 करके 10 to 20 मिनट्स की वीडियोस का रिवीजन आ रहा है आपके पास। एंड नाउ उसके बाद क्या आएगा, आपके पास प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को क्या कर लो, फॉलो कर लो, जिससे आप क्या कर सकते हो, सीक्वेंस में चल सकते हो। क्योंकि लास्ट में आकर के हमें पैनिक नहीं करना है, इसलिए हम स्टार्टिंग से लेकर के चल रहे हैं सारे AMU के BSc एंट्रेंसेस को, चाहे नर्सिंग हो, पैरामेडिकल हो या फिर आपका ऑनर्स का एंट्रेंस हो। तीनों एंट्रेंस मैंने निकाले हुए हैं, तो तीनों का मुझे पता है किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। साथ ही 10 to 15 मिनट्स में चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं क्विक पॉइंट का रिविजन्स कर करके, मतलब जो पर्टिकुलर पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं एंड आने के चांसेस रहते हैं। एंड लास्ट में हम लोग इसी का माइंड मैप कवर करते हैं एंड साथ ही नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग मच टाइम। हेल्थ ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस का ये हमारा क्विक पॉइंट्स हैं। तो हेल्थ इज़ नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ डिसीज़, मतलब सिर्फ डिसीज़ का ना होना हेल्थ अच्छी नहीं कहला सकती है। इसका मतलब क्या है, कंप्लीट आप दिखने में भी सही हो, मेंटली अंदर से भी सही हो, सोशली भी सही हो, सोशली भी आप कांटेक्ट कर पा रहे हो लोगों से, साइकोलॉजिकली भी आप सही हो, उस सारी चीज़ों को कंप्लीट वेलबींग को कहा जाता है हेल्थ अच्छी होना। डिसीजेस जैसे कि टाइफॉइड, कोलेरा, निमोनिया, फंगल इन्फेक्शंस जैसे कि स्किन के, मलेरिया एंड मैनी अदर मेजर कॉजेज होते हैं जिससे ह्यूमन बींग्स के अंदर डिस्ट्रेस आता है, यानी कि दे आर नॉट बीइंग इन अ कंप्लीट वेलबींग सिचुएशन। तो ये कुछ पर्टिकुलर डिसीजेज हैं जिससे क्वेश्चन हमारा आता ही है। मलेरिया से तो क्वेश्चन आता ही है। वेक्टर बॉर्न डिसीजेज जैसे कि मलेरिया स्पेशली वन कॉज्ड बाई द, किसके थ्रू कॉज होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, मे प्रूव फेटल इफ नॉट ट्रीटेड। तो हमको ये चीज़ याद रखनी है, फैल्सीपैरम वाला जो है फेटल है यानी कि इवन डेथ कॉज कर सकता है। तो सबसे मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ मलेरिया इसको बोला जाता है एंड इससे क्वेश्चन आया हुआ है हमारे 2026 में। ठीक है, आपके बोर्ड्स में भी क्वेश्चन आया था 12th के AMU के बोर्ड्स में, प्लस ये आपका AMU BSc एंट्रेंस में भी क्वेश्चन आ रखा है। Besides personal cleanliness and hygiene, public health measures like proper disposal of waste, decontamination of drinking water, control of vectors जैसे कि mosquitoes and immunization ये very helpful है हमारे इन diseases को prevent करने में। The innate defenses of our body जैसे कि skin, इन्नेट में हमारा कौन कौन सी आती है, इन्नेट इम्यूनिटी में दो तरीके की होती है। इन्नेट यानी कि बाई बर्थ प्रेजेंट होने वाली, और एक होती है एक्वायर्ड जो हमारी लाइफ टाइम में अचीव हो। ठीक है, अब जो इन्नेट डिफेंसेस हैं हमारी बॉडी के, जैसे कि जो हमें बाई बर्थ मिलते हैं, जैसे कि स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन्स, एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस जो कि टीयर्स में प्रेजेंट होते हैं, सलाइवा में, एंड फैगोसाइटोसिक सेल्स, ये हमारे ब्लॉक करने में हेल्प करते हैं पैथोजेंस की एंट्री को हमारी बॉडी के अंदर। पैथोजेंस क्या है, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरियाज है, तो उनको अंदर नहीं आने देते हैं हमारे इन्नेट डिफेंसेस जो कि हमारे यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर इफ पैथोजेंस सक्सीड इन गेनिंग एंट्री इन आर बॉडी, मान लो इतने डिफेंसेस होने के बाद भी ऑब्वियसली पैथोजेंस हमारे आ जाते हैं बॉडी के अंदर, तो स्पेसिफिक एंटीबॉडी यानी कि ह्यूमरल इम्यून सिस्टम एंड सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स जो होता है जनरेट होता है, सर्व टू किल दीज पैथोजन, मतलब अंदर से भी ह्यूमरल रिस्पॉन्स एंड सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स होता है बाय B एंड T सेल्स, वो भी हम पढ़ेंगे। इम्यून सिस्टम के पास मेमोरी होती है एंड व्हेन सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होता है उस पर्टिकुलर पैथोजन का बार बार तो इम्यून रिस्पॉन्स और तेज़ी से बढ़ने लगता है एंड मोर इंटेंस हो जाता है। कहने का मतलब ये है, ये टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स ऐसा होता है जो मेमोरी बेस्ड होता है, यानी कि अगर पहली बार पैथोजन आ रहा है तो उसको डील करने में टाइम लग जाएगा, एंटीबॉडीज़ बनने में टाइम लग जाएगा, लेकिन वंस अ पैथोजन इज बीइंग एंटर्ड, मेमोरी इज सेव्ड, और मेमोरी के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, इन एंटीबॉडीज़ को, अगर ये पर्टिकुलर पैथोजन दोबारा से अंदर आता है बॉडी के, तो वो जल्दी से जनरेट हो जाएगी एंटीबॉडी, क्योंकि मेमोरी बेस्ड हो चुका है अब ये। ठीक है,
Among other diseases, AIDS and cancer kill a large number of individuals worldwide. तो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करते हैं तो एड्स और कैंसर से लोगों की डेथ होती है. एड्स किसके थ्रू कॉज होता है? HIV वायरस के थ्रू होता है, दैट इज ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, एंड इज बीइंग फेटल बट कैन बी प्रिवेंटेड इफ सर्टेन प्रिकॉशंस आर बीइंग टेकन. तो उसको हम क्या कर सकते हैं? प्रिवेंट कर सकते हैं. अब लिखा है मैनी कैंसर्स आर क्यूरेबल इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड अप्रोप्रिएट थेरेप्यूटिक मेजर्स आर टेकन. अब जो कैंसर्स क्यूरेबल होते हैं तो वो कब डिटेक्ट हो जाए? अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए और उनको प्रॉपर दवाई वगैरह दी जाए तो वो क्योर किए जा सकते हैं. ऑफ लेट ड्रग and alcohol abuse among youth and adolescents is becoming cause of concern obviously. Now, addictive nature of alcohol and drugs and their perceived benefits जैसे कि like relief from stress may induce a person to try taking these drugs in face ऑफ पीयर प्रेशर, कंपटीशन की वजह से, एग्जामिनेशंस की वजह से, रिलेटेड कंपटीशन रिलेटेड स्ट्रेस की वजह से ये चीज़ें लोग, बच्चे जो हैं, लेते हैं. इन डूइंग सो ये एडिक्शन बन सकता है. Education about harmful effects of drug counseling and seeking immediate professional and medical help totally relieve the individual from drug addiction and it should not be taken basically. यहाँ पर हमें यही सिखाया जा रहा है. अब हम माइंड मैप से स्टार्ट करते हैं. ये हमारा माइंड मैप है तो हम इससे स्टार्ट करते हैं और इसको प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करते हैं. अगर हम बात करते हैं हेल्थ की, हेल्थ में हमारा क्या क्या चीज़ें आ रही हैं? हेल्थ फर्दर बीइंग डिवाइडेड, डिजीज़ भी बोल सकते हो. हेल्थ अगर अफेक्ट हो रही है तो डिजीजेस कॉज होने की वजह से हो रही है. और हेल्थ किस तरीके से इन डिसीजेस से फाइट करती है, इम्यूनिटी हमारी बॉडी को प्रोवाइडेड होती है. तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले डिसीज़ की अगर हम बात करते हैं तो इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है और नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ होती है. इन्फेक्शियस कौन सी हो गई? जो इन्फेक्ट हो जाए बैक्टीरिया के थ्रू, फंगल के थ्रू, प्रोटोजोआन के थ्रू, हेलमिंथिक के थ्रू या वायरल के थ्रू. अब जो बैक्टीरियल वाली होती है इसमें ये वाला क्वेश्चन इन लोगों का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है. इस चैप्टर का मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन अगर MUBSE एंट्रेंस में पूछा जाएगा तो यही होता है. टाइफॉइड को टेस्ट कौन से मेथड से कर सकते हैं? विडाल टेस्ट से. बैक्टीरियल डिसीज होती है और ये भी पूछते हैं विच अमंग द फॉलोइंग इज द बैक्टीरियल डिसीज और विच अमंग द फॉलोइंग इज द फंगल डिसीज, प्रोटोजोन डिसीज, हेलमिंथिक डिसीज या वायरल डिसीज इनमें से कौन सी है. तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम छोड़ नहीं सकते. लास्ट में हमको देखना जरूरी है एट द टाइम ऑफ गिविंग द पेपर. निमोनिया, डिजेंट्री, प्लेग एंड डिफ्थेरिया. फंगल में सिर्फ एक है रिंगवर्म. प्रोटोजोन में हमारा मलेरिया एमीबियासिस है. हेलमिंथिक में एस्केरियासिस, एलिफेंटियासिस. एस्केरियासिस के भी फीचर्स याद रखने हैं, इससे भी क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं. वायरल में कॉमन कोल्ड, डेंगी, एड्स, स्मॉल पॉक्स. अब तो ये स्मॉल पॉक्स के लिए क्या लिखा है? ये इरेडिकेटेड हो चुका है वर्ल्ड से. ठीक है. उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट द इम्यूनिटी, इम्यूनिटी दो तरीके की होती है, इन्नेट बाय बर्थ और एक्वायर्ड जो लाइफ टाइम में एक्वायर की जाए. अब इन्नेट में कौन से टाइप ऑफ बैरियर्स पाए जाते हैं? फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेल्यूलर, साइटोकिन, जिसमें साइटोकिन का इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इंटरफेरॉन्स है जो पूछा जाता है. एक्वायर्ड की बात करते हैं दो तरह की, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड. ह्यूमरल में हमारा ह्यूमर यानी कि ब्लड यानी कि बी से है हमारा बी सेल्स. ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स. सेल मीडिएटेड में टी आ रहा है तो टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पर होगा एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन. याद रखेंगे सिर्फ बी लिम्फोसाइट्स ही हमारे एंटीबॉडीज को जनरेट कर सकते हैं और टी इसकी हेल्प करते हैं, बी की हेल्प करते हैं जनरेट कराने में. यहाँ पर हमें एक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दे रखा है, हमें NCERT में जो है ना वो करेक्टली बना हुआ है, आप लोग उसमें देख सकते हो. यहाँ पर आपको दिख नहीं रहा है, ये है हमारी एंटीजन बाइंडिंग साइट और ये हमारी लाइट चेन है और ये हमारी ये वाली हमारी दोनों लाइट चेन है और ये हमारी हैवी चेन्स हैं. ठीक है. अब यहाँ पर क्या है? डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हैं. अब कितने इंट्रा है? इंट्रा यानी कि विद इन द चेन 12 होते हैं और इंटर चेन कितने होते हैं? 4 होते हैं. टोटल डाइसल्फाइड बॉन्ड्स हमारे 16 होते हैं.
याद रखेंगे, एन टर्मिनल वाली साइड पर आकर के चीज़ें जुड़ती हैं। उसके बाद थोड़ा सा एड्स के बारे में अगर हम देखते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम कहलाता है, नॉन कंजेनाइटल है यानी कि बाय बर्थ नहीं होता है लेकिन फेटल इन्फेक्शियस हो सकता है। कॉजेटिव एजेंट इसका कौन है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, एनवेलप्ड वायरस एनक्लोजिंग RNA जीनोम। याद रखेंगे RNA जीनोम इसमें क्या होता है? एनवेलप्ड होता है। अब एंट्री ऑफ वायरस इन द बॉडी कैसे भी हो सकता है? सेक्सुअल कांटेक्ट से, प्लेसेंटा के थ्रू, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू एंड इन्फेक्टेड नीडल के थ्रू। और ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आते हैं, जो कि इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि ये लोग ऑप्शंस में देके ऑल ऑफ द अबव दे करके पूछा जा सकता है। हाई रिस्क हो सकता है इंडिविजुअल में, क्योंकि अगर मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं या फिर मदर टू फीटस ये जा सकता है, या रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन की वजह से, ड्रग एडिक्शन की वजह से हो सकता है, इंट्रावेनसली अगर हम ले रहे हैं इंजेक्शंस तो सेम नीडल जो है बार बार डाली जा रही है, दैट्स वाई, तो ये सब फैल सकता है। उसके बाद ये इसकी जो फुल फॉर्म है ये पूछी जाती है, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट द कौन सा सेल अफेक्ट होता है इस केस में, मैक्रोफाजेस, और HIV को फैक्ट्री बोला जाता है मैक्रोफाजेस की। TH सेल यानी कि हेल्पर T सेल्स यहाँ पर अफेक्ट हो जाते हैं। इसका डायग्नोस्टिक टेस्ट भी पूछा जाता है क्वेश्चन में, ELISA होता है। ट्रीटमेंट इसका एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स के थ्रू कर सकते हो, इसका कोई क्योर नहीं है परमानेंट, ठीक है। इम्यून रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है और एक सेकेंडरी एनामनेस्टिक, यानी कि एनामनेस्टिक का मतलब होता है मेमोरी बेस्ड। अब जो प्राइमरी होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स वो रिस्पॉन्स है जो फर्स्ट टाइम एक्सपोजर ऑफ द पैथोजेंस की वजह से हुआ है। अब ये तो मेमोरी नहीं इसमें सिचुएटेड है, अभी मेमोरी इन्वॉल्व नहीं है, तो लो इंटेंसिटी की एंटीबॉडीज जनरेट होंगी और कम होंगी। वेयरएज सेकेंडरी जो कि मेमोरी बेस्ड है, तो सब्सिक्वेंट एक्सपोजर की वजह से, बार बार एक्सपोजर होने की वजह से, तो हाई इंटेंसिटी वाली एंटीबॉडीज जो होंगी जनरेट हो जाएंगी। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट द कैंसर, कैंसर क्या है? एक ड्रेडिएस्ट नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, जो कि क्वेश्चन में इसी पर्टिकुलर चीज से क्वेश्चन पूछा जाता है। अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होती है इसमें, ट्यूमर कॉज करता है, मेजर कॉज ऑफ डेथ ऑल ओवर द ग्लोब कैंसर ही है। इससे क्वेश्चन आता है ये वाले सेंटेंस से। टाइप्स ऑफ ट्यूमर की बात करते हैं, दो तरीके के ट्यूमर होते हैं, बेनाइन होता है, मैलिग्नेंट होता है। अब जो मैलिग्नेंट वाला है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, क्योंकि ये क्या करता है ना, ये एक जगह पर जैसे मान लो एक तरफ सेल की ग्रोथ हो रही है, ये ट्यूमर कॉज करेगा एक तरफ ही, लेकिन ये क्या करेगा, बेनाइन में क्या होता है, यहीं पर अगर ट्यूमर कॉज हुआ है तो यहीं रहेगा। वेयरएज मैलिग्नेंट में क्या होता है, ये जगह जगह और ऑर्गन्स में भी जा करके क्या कर देता है, सेल की ग्रोथ करनी शुरू कर देता है, जो कि कहलाता है मेटास्टेसिस, ठीक है। एक जगह नहीं, दो तीन जगह पर फैल जाता है एंड पूरी बॉडी में फैल जाता है। इसी की मेटास्टेसिस एक सबसे फियर्ड प्रॉपर्टी है, मतलब मैलिग्नेंट कैंसर नहीं होना चाहिए। कैंसरस, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब क्या है इसका कॉजेस क्या है? कॉजेस क्या है कैंसर के होने से? एक पर्टिकुलर नॉर्मल सेल्स था जिसको हम सेल्यूलर ऑन्कोजिन या सी ऑन्कोजिन के नाम से या प्रोटो ऑन्कोजिन के नाम से जानते थे। अब क्या हुआ, न्यूप्लास्टिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, जिसकी वजह से कॉजेटिव एजेंट्स क्या होते हैं, इसके कार्सिनोजेंस होते हैं कैंसर के। अब कार्सिनोजेंस जब हमारे एक्टिव हुए तो ये क्या हुआ, नॉर्मल सेल जो था वो कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो गया। नाउ इट इज बीइंग कॉल्ड एज ऑन्कोजन। प्रोटो वाला मतलब जो इनएक्टिव था अभी, अब वो एक्टिव हो गया एंड कॉजिंग द कैंसर राइट नाउ। अब इसका ट्रीटमेंट देखो कैसे किया जा सकता है। अब क्या होगा, आयनाइजिंग रेडिएशंस हमारे याद रखोगे, क्वेश्चन इससे भी आता है कि इनमें से कौन सा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है। नॉन आयनाइजिंग यानी कि आयन्स को रिलीज ना करे, यूवी रेज आ जाएगा उसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट। आयनाइजिंग रेडिएशन की बात करते हैं तो इसमें एक्सरे, गामा रेज आ जाएंगे। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हो, बायोप्सी, सीटी यानी कि उसके बाद MRI के थ्रू, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है इसका, अल्फा इंटरफेरॉन्स जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर भी है। अब वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं, अब इसमें आता है हमारा एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव का मतलब क्या है, एंटीबॉडीज जो है होस्ट यानी कि हमारे अंदर, मान लो मेरे अंदर कोई डिसीज आई तो उससे रिलेटेड कोई पैथोजन आया तो उससे रिलेटेड एंटीबॉडी जो होगी जनरेट होगी, वो मेरी ही बॉडी में हो जाएगी, जिसमें
आपका हेपेटाइटिस बी आता है फ्रॉम अ वैक्सीन, ईस्ट वैक्सीन के थ्रू, ठीक है। अब पैसिव का मतलब क्या है, रेडीमेड यानी कि बनी बनाई एंटीबॉडीज हमारी दे दी जाती है डायरेक्टली। फॉर एग्जांपल नेचुरल पैसिव में आती है हमारी मदर के थ्रू, जो कोलेस्ट्रम IgA होता है मिल्क में, इन्फेंट को दिया जाता है। वेयर एज मदर से फीटस में प्लेसेंटा IgG जो होता है वो भी हमारा क्या है, नेचुरल पैसिव में आ जाता है। अब लिम्फोइड ऑर्गन से भी क्वेश्चन आता है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन से ये क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एग्जाम्पल फॉर योर प्राइमरी वाले। प्राइमरी में थाइमस एंड बोन मैरो आते हैं, वेयर सेकेंडरी में बहुत सारे आते हैं जिसमें स्प्लीन, माल्ट एंड लिम्फ नोड्स आ जाता है। अब क्वेश्चन जो एमयू 2026 में आया था वो था कि स्प्लीन जो है, पूछा था ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन है, स्प्लीन है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। माल्ट जो है, अब इस बार चांसेस हैं कि माल्ट के बारे में पूछ ले, 50% ऑफ द टोटल लिम्फोइड ऑर्गन्स में से आता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। उसके बाद इफ आई टॉक अबाउट द ओपियोइड्स ड्रग अब्यूज के बारे में बात कर लेते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आता है, इसके फिगर से आता है। ओपियोइड्स में हमारा पेपेवर सोमनीफेरम है, क्वेश्चन आया था इस साल मॉर्फिन से, ठीक है, मॉर्फिन से। और हीरोइन स्मैक इसके सिंथेटिक वाले हैं, डाइसिटाइल मॉर्फिन के नाम से भी जानते हो। कैनाबिनॉइड्स में क्या आ जाता है, कैनबिस सटाइवा, इसमें आता है चरस, हशीश, गांजा, मारिजुआना, ये सब। स्टिमुलेंट्स की बात करते हैं तो एराइथ्रोक्सिलम कोका, जो कि हमारा नेटिव ऑफ साउथ अमेरिका है, ये क्वेश्चन पूछते हैं। हेलुसिनोजेंस, जिससे हेलुसिनोजेंस क्या है, रियल में कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं है बट हमारी इमेजिनेशन की वजह से हमें लग रहा है कि ये रियलिटी है। एट्रोपा, बेलेडोना, डटूरा, अदर्स, बार्बिचरेट्स, बेंजोडाइपिन्स एंड एम्फीटामिन्स, ये सब इसमें आ जाते हैं। नाउ अब कुछ डिसऑर्डर्स की बात कर लेते हैं। एलर्जी क्या है, फॉर एग्जाम्पल IgE एलर्जी के रिस्पॉन्स में जो है जनरेट होता है। अब ऑटो इम्यूनिटी, रिमेटाइड अर्थराइटिस, ऑटो इम्यूनिटी का मतलब है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है बेसिकली रिमेटाइड अर्थराइटिस। मतलब इसमें क्या होता है, हमारी खुद की बॉडी के सेल्स को हमारी बॉडी फॉरेन सेल्स की तरह ट्रीट करने लगती है और उनको डैमेज करने लगती है। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम हमें ये नहीं समझने पाता कि हमारे खुद के सेल्स को हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, तो मतलब हम पहचान नहीं पाते बेसिकली। और ये हमारा वन ऑफ द बहुत वैसी डिसीज़ है, ठीक है, डिसऑर्डर है। उसके बाद एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स में साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं। मेल में क्या होता है और फीमेल में क्या होता है। फीमेल में मस्कुलाइजेशन बढ़ जाता है, एनलार्जमेंट क्लाइटोरिस का होने लगता है, वेयरएज मेल में ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाता है और एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड हो जाता है। अब कुछ अब्यूज्ड ड्रग्स की बात करते हैं। अब क्या है, नार्कोटिक, एनाल्जेसिक या फिर डायूरेटिक्स का यूज़ करना, सर्टेन हार्मोन्स का यूज़ करना। उसके बाद इफेक्ट ऑफ एल्कोहल अब्यूज़, इसकी वजह से क्या होता है, विड्रॉवल सिम्टम होता है। क्या मतलब है कि अल्कोहल को किसी ने लॉन्ग टाइम कंज्यूम किया एंड देन उसको छोड़ दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, विड्रॉवल सिंड्रोम देखने को मिलेगा। मतलब ऐसा चीज़ होगा कि उसको साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे और उसको बार बार वही एडिक्शन की वो होगी। उसके बाद कंज्यूम करने से अल्कोहल को क्या होता है, लिवर सिरोसिस होता है, लिवर सिरोसिस हो जाता है। टोबैको या फिर स्मोकिंग करने से क्या है, क्योंकि इसमें निकोटीन होता है जो कि एक अल्कलॉइड है, स्टिमुलेट करता है एड्रेनल ग्लैंड को, जिससे कैटेकोलामाइन्स जो कि इमरजेंसी कंडीशंस में रिलीज होना चाहिए वो इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड, टबैको यूज्ड बाय ह्यूमंस मोर देन 400 ईयर्स अगो। तो डिपेंडेंस की ये डेफिनेशन आप लोग पढ़ सकते हो। विद दिस मैंने ये कंप्लीट किया है। विड्रॉवल सिंड्रोम्स होता है तो वो डिपेंडेंस कहलाता है, टेंडेंसी है बॉडी की मैनिफेस्ट करने की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।